So hey everybody, once again welcome back to Hell Garden। ये फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 410। बैटल्स तो पिछले दो एपिसोड से चल ही रही हैं, लेकिन इस एपिसोड में मामला रिइंकार्नेशन लेवल तक पहुंचेगा। मालूम पड़ेंगी इंटरेस्टिंग चीजें। आई थिंक आप उन्हें मिस नहीं करना चाहोगे, इसलिए एपिसोड को पूरा लास्ट तक देखना। चलो फिर क्या फटाफट से कर लेते हैं शुरुआत। लास्ट पार्ट एंड हुआ था वहाँ पे जब वो शूशा और यान क्लैनिंग के दूसरे एल्डर को जाने के लिए छोड़ के इस पहाड़ के सबसे ऊपरी लेवल पे जाने लगता है, जहाँ पे मिस्ट्रेस का मैनर था और छिपा था एक राज। यहाँ से आगे की स्टोरी। फर्स्ट सीन में जियान दिखाई देता है, जिसकी बॉडी से क्रैशिंग आवाजों के साथ टेरिफाइंग फ्लेम रिपल्स फैलती हैं। उसकी आंखों में कलगी ग्लो निकल रहा होता है। दूसरी तरफ उसका अपोनेंट, जिसका नाम था येनले, उसकी बॉडी में से बहुत ही पावरफुल रिपल्स फैलती हैं। वो कहते हैं, लड़के, मेरा डोमेन है डेसोलेट फ्लेम। इस डोमेन के अंदर जियान बाहर के हेवन और अर्थ के औरे से आइसोलेट हो चुका था। खासकर इस बुड्ढे के घमंड को देख के वो भौं से कोड़ लेता है और रिप्लाई करता है, बकवास कम। आज तक मुझे मारने के लिए आने वाले लोगों में से तुम अकेले नहीं हो, इसलिए सामना करो मेरी हेवली किंग सील का। चेंज होती है उसकी हैंड सील्स और आंखों में एमर फ्लेम फ्लैश होती है। इन चेंजिंग हैंड प्रिंट्स में 7 स्टार दूषण मिस्टेज की स्टैंड शामिल थी। ऊपर स्पेस में कई लाल रंग की टैबलेट्स कंडेंस होते हैं, जिनके अंदर टेरिफाइंग सप्रेसिंग ऑरा मौजूद था। जन अपनी इमोर्टल फ्लेम बॉडी को भी एक्टिवेट कर देता है। हवा में सोनिक बूम्स बनाते हुए वो हेवली किंग के सील टैबलेट्स याले की तरफ आगे बढ़ जाते हैं। इनका ऊपर से ऑरा 7 स्टार दूषण की परफेक्शन तक पहुंच चुका था। वेल्डर येनले कहता है, हैंड ऑफ डेसोलेट फ्लेम्स। उसके हाथों के मूवमेंट्स के साथ उसके दोनों तरफ दो बड़े बड़े फ्लेम हैंडप्रिंट तैयार होते हैं, जो लाइटिंग स्पीड से टकरा जाते हैं हेवली किंग की सील से। दोनों ही पावर्स के बीच में कांटेक्ट हुआ था, गूंजी थी क्रैश की साउंड। फिर कान में वो शाबू 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 की आवाज आती है, क्योंकि दोनों ही पार्टी इस फ्लेम का इस्तेमाल करती है। वो स्कॉचिंग हॉट फ्लक्चुएशन सच में कुछ अलग ही स्तर पे पहुंच जाती है। इस क्लैश में दोनों बराबर पर रहते हैं। वो एल्डर येनले मनी मन में कहता है, शाओ क्लैन का लड़का, मुझे इसे अंडरएस्टिमेट नहीं करना चाहिए। वहीं पे जियान सोचता है, ये बुड्ढा मिड से ए स्टार दोशियान पे है। इसके पास भी उस थंडर क्लैन के एल्डर की तरह सूड इमोर्टल बॉडी होगी। शायद एंग्री बुद्धा इनकारनेशन से भी मैं इसे मिटा ना पाऊं। इसे फिलहाल होली फ्लेम से सप्रेस करना ही बेहतर होगा। हाथ में एंशिएंट रूलर अपीयर होती है। उसका वो होली मार्क जलाता वैंग बजिंग आवाजों के साथ पूरा स्पेस कांपने लगता है। ये भी धाड़ के बोलता है, डेसोलेट फ्लेम हेवली सोर्ड। उसके दोनों हाथ साथ में आते हैं। जब वे अलग हुए थे तो ऊपर एक बड़ी सी फ्लेम की तलवार दिखाई देती है। जियान मुस्कुरा के बोलता है, सोल अवतार शाओले। उसकी बॉडी में से एक और ग्रेट थंडर बॉडी निकली थी, जो बिल्कुल जियान जैसा लगता है। इसी ने येनले को चौंका दिया था। वो कहता है, सोल अवतार। इसी मोमेंट में जियान के शरीर के ऊपर एक गोल्डन सोल फिगर अपीयर हुआ था। तुरंत ही परफॉर्म किया जाता है यूमिंग के ट्रांस को, जो कि स्पिरिचुअल सोनिक वेव में ट्रांसफॉर्म होकर बढ़ जाती है येनले की तरफ। दूसरी तरफ जियान ने अपने रूलर को भी हैक कर दिया था, जो येनले की सोल से क्लैंग की आवाज से टकरा जाती है। लेकिन यूमिंग के ट्रांस के बारे में क्या? येनले चिल्ला के बोलता है, नॉट गुड। तुरंत उसके चारों तरफ की आग के लेयर बनने लगती हैं। बेसिकली इस तरीके से जियान ने अपने लिए मौका बना लिया था। वो और शाओले एक साथ बोलते हैं, अब असली चाल का समय है। तुरंत ही शाओले की बॉडी फीकी पड़ने लगती है, जैसे उसकी पूरी पावर मिट गई हो। हाउएवर इसी मोमेंट में उसके आईब्रोज के बीच में से एक ग्रे थंडर का ट्रिस निकलता है। ये दूर से देखने में बिल्कुल हार्मलेस लगता है, लेकिन येनले के लेवल के एक्सपर्ट की आंखों में काल था। उसकी आंखें श्रिंक हो जाती हैं। बोलता है, ये। वो बिना हेजिटेशन के सामने पॉइंट करके बोलता है, किल देम। उसके डोमेन में जगह जगह पे कई आग से बने क्रीचर्स उभरने लगे थे, जो वुशिंग आवाज से झपट पड़ते हैं शाओले की तरफ। तभी छोटे थंडर बोल्ट के चारों तरफ का स्पेस ट्रैम्बल हुआ था। कुछ जिल्लाला की आवाजें हुई थी। वो फ्लेम से बने क्रीचर कब तबाह हो जाते हैं मालूम भी नहीं पड़ता। ये देखे वो गुर्राखी बोलते, तुम भली शाओ क्लैन के डिसेंडेंट क्यों ना हो, लेकिन मैं यान क्लैन का एक डिग्निफाइड एल्डर हूँ। ऐसा कैसे हो सकता है कि मैं तुम्हारी ऐसे जूनियर से हार जाऊं, इसलिए गो टू हेल। बट तभी जान की कोल्ड और हैवी आवाज गूंजती है। वो कहते हैं, क्या तू सच में सोचता है कि तेरी ऐसे एल्डर की मेरे शाओ क्लैन के बारे में बात करने की भी औकात है? जान की हैवी उजवान रूलर हवा में लहराती है। जगह जगह पे अपीयर होने लगती है वो होली फ्लेम पैटर्न्स। वो फाइनली अपनी प्राउड आवाज में कहता है, इन द नेम ऑफ माय होली फ्लेम आई सप्रेस एवरीथिंग। इस वक्त जमीन और आसमान थर्रा गए थे। होली फ्लेम से 5 रंग चमकते हैं, फिर इसे एक ही बार में स्लैश कर दिया गया था। बनता एक बहुत ही बड़ा सा रूलर ग्लो, जो किसी टेरिफाइंग बीस्ट की तरह बढ़ जाता है येनले की तरफ। वो बुड्ढा येनले, जो कि अब तक अपने आप को बहुत बड़ी तोप समझ रहा था, अचानक से उसके एक्सप्रेशन पेल हो जाते हैं। उसकी बॉडी अनकंट्रोलेबली ट्रेम्बल होने लगी थी। वो जान की रूलर ग्लो के ऑरे को सेंस करके बोलते हैं, होली फ्लेम की पावर। इस डोमेन में क्रैक बूम 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 की 5 आवाजें गूंजती हैं। ये आइसोलेटेड डोमेन क्रैक होने लगता है। येनले बोलते हैं, मानना पड़ेगा कि तुम सच में शाओ क्लैन के डिसेंडेंट लग रहे हो, लेकिन भूलो मत, मेरी रगों में भी एंशिएंट क्लैन का खून बह रहा है। अब इसके चारों तरफ एक 5 पॉइंट वाला स्टार बन चुका था, जिसने स्पेस को वहीं पे जमा दिया होता है। वो येनले धाड़ की बोलते हैं,
है हुआंग यानरोर। उसकी अनकंट्रोलेबल पावर रिलीज होने लगती है, लेकिन ये देखने के बाद भी जियान बस अपने सिर को हिलाता है, अपने हाथ को प्रेस करके बोलता है सप्रेस। उसे पता था कि यानले की सो कॉल्ड इमोर्टल बॉडी उसकी जेन्युइन होली फ्लेम और एंशिएंट रूलर के सामने कुछ नहीं है। जैसे जियान का इशारा हुआ था, यानले की चारों तरफ की फायर पिलर फॉर्मेशन उसकी सारी स्ट्रेंथ को डिवॉल्व करने लगती है। यानले अपनी स्ट्रेंथ को जैसे रिकवर करता था, होली फ्लेम का ऑरा ऐसे अब्सॉर्ब करके प्योरीफाई कर दिया करता था। इस वजह से बुड्ढा यानले हर पल कमजोर होता जाता है। वो शौक के साथ बोलता है समखना उसी की बॉडी से ओरिजिनेट होने वाला डोमेन अब उसके कंट्रोल से बाहर होने लगा था। बेसिकली जब से उसे मालूम पड़ा था कि वो रिजरेक्ट हो चुका है और उसकी बॉडी नियरली इमोर्टल है, वो तब से एकदम निडर हो गया होता है। लेकिन जियान की टेक्निक उसे अलग ही तस्वीर दिखा रही थी। एंशिएंट रूलर को अपनी पीठ पर रखते हुए जियान कहता है ठीक है, अब तुम यहीं पे रहो, मुझे तुम्हारे साथ और नहीं खेलना। उसकी 2 उंगलियां सामने के स्पेस को फाड़ देती हैं। ये बेसिकली उस डोमेन के अंदर टीयर बना होता है और जियान उससे बाहर चला गया था। इसी पल बाहर जेट स्टेज पे फाइट कर रहे मोजे और यानलिंग एक और बूम की आवाज साथ तेजी से टकराए जाते हैं। इस माउंटेन के मिडिल रीजन में पावरफुल रिपल्स फैलती हैं। दोनों के घायल शरीर बता रहे थे कि यहाँ पे कितनी हार्ड बैटल हुई है। इसी मोमेंट में येन सेक्टी उस रिजरेक्ट एल्डर की नजरें जाती हैं जियान के ऊपर। उसके चेहरे पे स्टन्ड एक्सप्रेशन अपीयर हुआ था। वो सामने पॉइंट करके बोलता है कैसे पॉसिबल है। वही भी जियान को देख के मोजे की आंखों में रिलीफ दिखाई देती है। वो कहते हैं लिटिल ब्रदर तुम ऊपर जाओ, ये टास्क तुम्हें ही संभालना होगा। जियान नॉड करता है। उसके पैरों को नीचे से एक आग का फब्बारा जलाता जो कि जियान को माउंटेन टॉप की तरफ ढकेलने लगता है। हाउएवर इस मोमेंट में कोई नोटिस नहीं कर पाता कि जियान ने अपने फायर गार्ड लॉर्ड को चुपचाप से स्पेस में कंसील कर दिया है। वो येलिंग जब जियान को जाते हुए देखता है, वो कहता है तुम कहाँ भाग रहे हो। की स्पीड भी स्काई रॉकेट होती है। क्लियरली उसका टारगेट जियान था, लेकिन तभी मोजे अपनी सोर्ड से उसकी तरफ फ्लैश करके बोलते हैं तुम्हारा अपोनेंट मैं हूँ, मेरे वार को स्वीकार करो। जब इनकी बीच में भिड़ंत कंटिन्यू हो रही होती है, इसी पल माउंटेन के टॉप पे मिस्टर एस के मैंशन में बैटल शुरू हो चुकी थी। बेसिकली जेड की बर्फ जैसी देखने वाली सीढ़ियां, इनके ऊपर एक फॉरबिडन जोन था जो दूर से किसी चौकोर प्लेटफॉर्म की तरह दिखाई देता है। इस स्क्वायर को एंशिएंट मिस्ट ने ढक रखा था। जगह जगह पे फ्लोट कर रही होती है वो एंशिएंट मिस्टीरियस पावर। वहीं पे स्क्वायर के बिल्कुल सेंटर में एक ब्लैक स्टोन टंगा होता है। उसके चारों तरफ टेक्निकल सीलिंग फॉर्मेशंस थी जो स्टेज के टेरिफाइंग ऑरे को रोक रही होती हैं। सील्ड स्टोन के पास होता है एक शानदार सा घर। शोशा जो कि उस ब्लैक स्टोन से थोड़ी दूर पे पहुंच चुका होता है, अभी उसकी नजरें फायरी हॉट थी। वो हो करके बोलता है फाइनली ये वही चीज है जिसे गार्डियंस गार्ड कर रहे थे। उस पावरफुल सीलिंग फॉर्मेशन के बाद भी शोशा उन फ्लक्चुएशंस को सेंस कर पाता है। ये कोई ऑर्डिनरी ऑरा नहीं था, ये ताकत रिइंकार्नेशन से भी ऊपर होती है जो उसका अल्टीमेट गोल भी था। शोशा के पीछे फ्लोट करने वाले दोनों कॉफिन्स जब इसके कांटेक्ट में आते हैं, ये भी ट्रेम्बल हो जाते हैं। गूंजती हुआ हम की आवाजें अचानक से एक मैस्टिक वॉइस गूंजी थी जो बोलती है हमारे क्लैन की होली लैंड में ट्रेसपास करने की किसकी हिम्मत हुई। ये आवाज किसी एंशिएंट ड्रैगन की तरह लगती है। इसके प्योर प्रेशर ने पूरे स्क्वायर को ढक लिया था। शोशा की बॉडी झंझनाने लगती है जैसे वो कोलैप्स होने वाला हो। वो शॉक के साथ बोलता है क्या टेरिफाइंग हो रहा है, बट इसके बाद भी उसकी आंखों की ग्रीड कम नहीं बल्कि और बढ़ गई थी। उसे यकीन था कि गार्डियन लीडर है और अगर ऐसी एंटिटी को इस जगह को प्रोटेक्ट करना पड़ रहा है तो ये वही सील ट्रेजर है जो उसे चाहिए। इसे पाने के बाद सोलो क्लैन का लीडर भी उसके सामने रिस्पेक्ट से बात करेगा। पास के घर का दरवाजा बूम की आवाज के साथ खुला था। बाहर आता एक सफेद चेहरे वाला बुड्ढा की अपीयरेंस के साथ पूरा स्क्वायर साइलेंट पड़ गया था। शोशा कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन के साथ बोलता है रिइंकार्नेशन। भले ही उसके पास 2 कॉफिन्स एज अ ट्रम्प कार्ड्स हो, लेकिन उस ओल्ड मैन की प्रेजेंस उसके दिल में डर पैदा कर देती है। वो ओल्ड मैन अपने सिर को हिला के बोलता है हे तो सोल पैलेस के लैकीज यहाँ तक आ गए, लेकिन हम तुम्हारा स्वागत नहीं करते हैं। बच्चे मैं तुम्हें पहली और आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ, चले जाओ। मुझे किलिंग पसंद नहीं है वरना तुम अब तक मिट जाते। इस बुड्ढे के हाथ में होती एक वाइट जेट स्टेक और वो स्टेप बाय स्टेप शोशाओ की तरफ बढ़ने लगता है। हर एक कदम के साथ जमीन और आसमान हल्के से फ्लक्चुएट हो रहे थे। ये ओल्ड मैन अपने हाथ के इशारे से एक साथ दोशान को भी ऑपरेट कर सकता था। शोशाओ का हाथ चुपचाप से कुछ हैंडसीज को परफॉर्म करता है। अचानक से उसके पीछे डार्क रेड कॉफिन्स हवा में हवर कर रहे होते हैं। वो वैंग बज की आवाज के साथ ट्रेम्बल होने लगते हैं। फिर इसमें मोटे मोटे क्रैक्स फैलते हैं। उन कॉफिन के ऊपर जलने वाले वो काउंटलेस इविल पैटर्न्स कहीं हॉट तो कहीं ईरी फ्लक्चुएशंस फैला रहे थे। इन्हें महसूस करके शोशाओ भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस फील करने लगता है। वो भी टिस्क टिस्क करके बोलता है शाओ क्लैन के गार्डियंस तुम लोग अपने नाम के सच में वर्दी हो। स्पेशली आज मैं खुद विटनेस कर पा रहा हूँ कि तुम्हारी रेपुटेशन बिल्कुल झूठी नहीं है। ओके, यहाँ पे करेक्शन ये है कि वो ओल्ड मैन नहीं बल्कि एक ओल्ड वुमन थी। आखिरकार हम शुरुआत से उसे मिस्ट्रेस का मेंशन बोल रहे हैं। वो ओल्ड मिस्ट्रेस जैसे हम ओल्ड वुमन बोलेंगे। वो अपने सफेद रंग के जीट साफ से हवा में टैप करती है। तुरंत ही उसके सफेद लंबे लंबे बाल हवा में उड़ने लगते हैं। भले ही चेहरे पे झुर्रियां दिखाई दे रही हो, लेकिन उसे कोई भी अंडरएस्टिमेट नहीं कर सकता था। वो कहती है यहाँ कोई गार्डियन नहीं है, बच्चे तुम गलत जगह पे आ गए हो इसलिए
वापस चले जाओ। हालांकि उम्र ने उनकी ब्यूटी छीन ली थी, लेकिन वो एक समय पे एक स्टनिंग ब्यूटी जरूर रही होंगी। वो शुशा सीधा इशारा करता है सील्ड ब्लैक स्टोन की तरफ। वो बोलता है मैं यहाँ पे इसके लिए आया हूँ, अगर सीनियर आप मुझे ये दे देती हो तो मैं शाओ क्लैन को मिटाने में आपकी हेल्प कर सकता हूँ। ये बोलते हुए उसकी आंखों में एक ब्लडी ग्लो चमका था। आवाज में लालच और नफरत साफ महसूस करी जा सकती थी। उसकी बात को सुन के सोल्ड वुमन की आंखें कोल्ड हो जाती हैं। वो रिप्लाई करती है तुम्हारे सोल पैलेस के वो ओल्ड मॉन्स्टर्स भी इतनी हिम्मत नहीं करते, लेकिन तुम्हारे ऐसा कल का बच्चा मेरे सामने फियरलेस बनने का नाटक कर रहा है। ओह तुम कुछ पुराने साथियों को भी लेके आए हो। शुशा हम करके बोलते हॉल मास्टर और बाकी सब कायर हैं। सोल पैलेस बस मेरी लीडरशिप के अंदर इस दुनिया की असली पावर बन सकता है। वो अपने दोनों हाथों को साथ में लाता है। एक वैंग की आवाज गूंजती है। दोनों कॉफिन्स के ब्लडी पैटर्न्स तेजी से विगल करने लगते हैं। एक भयानक से ईविल और वो की आवाजों के साथ शुशा को चारों तरफ से ढक लेता है। इसके रिप्लाई में मिस्टर स्नॉट यानी कि हम करती हैं। जैसे उनका जेट साफ फिर से हवा में टैप होता है। हेवन और अर्थ की एनर्जी डिस्टॉर्ट होने लगी थी। फैलाव की तरह सफेद रंग का ऑरा फैलता है, जिसमें छिपी हुई थी रिइंकार्नेशन लेवल की पावर। हाउएवर जब ये फ्लक्चुएशन शुशाओ की बॉडी से टकराती हैं, कुछ बूम बूम के साउंड साथ होते हैं एक्सप्लोजन्स। ये एनर्जी बिखर गई थी। शुशा अपने मुंह से खून को पहुंचता है। उसके पीछे कब्रों की फ्लक्चुएशंस और भी तेज हो जाती हैं, जैसे कोई टेरिफाइंग क्रीचर्स बाहर आने वाला हो। उस ओल्ड वुमन की आंखों में भी सस्पेशन और भी बढ़ता जा रहा था। वो आईब्राउज को नीड करके बोलती है पावर ये सोल पैलेस के हॉल मास्टर की नहीं है, ये शुशा आखिर है कौन। तभी स्क्वायर पे दो फिगर अपीयर हुए थे। इनमें से एक बोलती मदर क्या आप ठीक हो। ऑफ कोर्स ये बोलने वाली और कोई नहीं बल्कि शूजुइंग थी, जो कि मिस्ट्रेस को सपोर्ट करने लगी थी। इस लड़की को देख के उस ओल्ड वुमन की आंखों में नरमी दिखाई देती है। आखिरकार शूजुइंग उसकी सबसे टैलेंटेड डिसाइपल थी। वो ओल्ड वुमन मनी मन में सोचती है एक दिन लड़की मेरी जगह लेगी और तब शाओ क्लैन को पछताना पड़ेगा। उसी पर जियान का फिगर भी यहाँ पेयर हुआ था। वो सीधा शूजुइंग से पूछता है क्या तुम ठीक हो। जियान ने मिस्ट्रेस की हिडन पावर को अच्छे से महसूस किया था। ये डीमन एम्पर के लेवल की स्ट्रेंथ होती है। ऑफ कोर्स वो थी एक रिइंकार्नेशन लेवल की पावर हाउस। खैर ऑफ कोर्स जब मैं बात कर रहा हूँ डीमन एम्पर के लेवल की, मैं यहाँ पे रेफरेंस रिइंकार्नेशन का दे रहा हूँ। एक्चुअली में ज्यादा पावरफुल तो डीमन एम्पर थे। शूजुइंग का अपीयर होना नॉर्मल बात थी, लेकिन जब ये अनजान लड़का दिखाई देता है उस ओल्ड वुमन की आंखों में डाउट नजर आता है। हालांकि जियान अपने शाओ क्लैन की औहदे को दबा रहा था, लेकिन तब भी मिस्ट्रेस को कुछ फील हो जाता है। शूजिंग अपने होठों को बाइट करके बोलती है मिस्ट्रेस ये मेरा फ्रेंड है, इसलिए कोई शक मत करो। अपने कोमल से हाथ को उठा के कसम खाने लगती है। गार्डियंस की शाओ क्लैन से नफरत कुछ हाई रैंकिंग गार्डियन से आई होती है। उन एल्डर्स के साथ साथ शाओ क्लैन के लोग जिद्दी और बुरे थे, जिन्होंने बहुत ही बेरहमी से उन्हें अबैंडन कर दिया। यहाँ तक कि आज जिन हाई लेवल के गार्डियंस के ऊपर हमला हो रहा है वो भी उसी कहानी की कड़ी होते हैं। ये नफरत स्पेशली इसलिए और भी गहरी होती गई क्योंकि शाओ क्लैन के गायब होने के बाद गार्डियंस को हर जगह पे हंट किया गया। मजबूर होकर इन्हें हाथ जला के भी माना पड़ा। ये पॉइजनस स्वॉर्म तभी से इनका ठिकाना बन चुका था। शुरुआत में जब यहाँ पे आए थे तो कई गार्डियंस इस पॉइजनस स्वॉर्म में गिर के खत्म हो गए। यहाँ के खतरों का एहसास नहीं था। जब यंगर जनरेशन के लोग ऐसे सीन को देखते हैं इनके दिल में शाओ क्लैन के लिए रिजेंटमेंट और बढ़ जाती है। शुजिंग के शब्दों को सुन के मिस्टर चौंक गई थी। वो कहती है फ्रेंड, उन्हें शुजिंग के बारे में अच्छे से पता होता है। इस लड़की को ऑलमोस्ट कोई भी चीज अफेक्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन वो आज एक मर्द के लिए सफाई दे रही है। ये चीजों को कुछ साफ कर रहा था। जैन अपने अंदर के शाओ क्लैन के ऑरे को दबा के सीधा उन दो कॉफिन्स को देखता है जहाँ शुशाओ कुछ हैंडसीज को चेंज कर रहा था। वो बोलता है शुशाओ इस बार मैं देखता हूँ कि तू कहाँ जाएगा। आज जैन के पास वो पावर होती है कि वो इस अर्ली स्टेज एस्टार दोशान को खत्म कर सके, लेकिन जैन कोई जल्दबाजी इसलिए नहीं कर रहा होता है क्योंकि उसे रिजरेक्शन इमोर्टैलिटी का राज जानना था, जिसे लेशी और यन क्लैन के एल्डर्स को रिवाइव किया गया। वो जानता था कि इस दुनिया में असली रिजरेक्शन बस एंजल क्लैन कंट्रोल करता है। फिर शुशाओ के पास ये पावर कहाँ से आई। दूसरी तरफ जब शुशाओ देखते हैं जियान को, उसकी आंखें एकदम मैडनेस से भर जाती हैं। वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता। वो धाड़ के बोलते कम आउट, स्वागत करो इन पुराने दोस्तों का। हाँ करके तेजी से हंसने लगा था। बॉडी से शाबू शाबू की आवाजों के साथ वो सिग्नेचर सा घोंसली और एरप्ट होता है, जिनमें कई सोल बॉडीज के साथ साथ एक डिवाइन पावर भी शामिल होती है। ऐसा लगता है शुशाओ के उस खास किस्म के ऑरे ने उन कॉफिन्स के ब्लडी पैटर्न्स को झकझोर के रख दिया हो। ये जहरीले सांपों की तरह रेंगने लगते हैं। वही पर रिलीज होने लगती है कुछ ऐसी फ्लक्चुएशंस जिन्हें महसूस करके एचएचओ की खोपड़ी घूम जाए। ये खून जमाने वाली पावर थी। एक सेकंड पहले शुशाओ की बॉडी से पावर रिलीज हुई थी। वो ओल्ड वुमन जब इसे सेंस करती है वो कहती है फेथ की स्ट्रेंथ, लेकिन एक साथ दोषान होने के बाद भी इसे कैसे कंट्रोल कर पा रहा है। नहीं, ये नामुमकिन है। शुशाओ के एक्शंस को देख के तुरंत अपनी जेट स्टाफ को उठाती है। एक पैनी सी रोशनी वॉइड को चीरते हुए सीधा शुशाओ की तरफ बढ़ गई थी। इसमें एक वर्ल्ड डिस्ट्रॉइंग रिइंकार्नेशन पावर होती है, लेकिन शुशाओ और भी पागलपन के साथ हंस के बोलता है इट्स टू लेट। यही वो इंस्टेंट था जब गूंजी थी एक क्रैक की आवाज। दोनों कॉफिन्स की लिड एक साथ क्रैक होती है। बाहर आए थे दो ओवरवेलमिंग
ईविल और मिस्ट्रेस का वो जेड स्टाफ जो कि सबको नष्ट कर सकता था, ये शूशाओ के सामने आके ठहर सा जाता है। जब वो चारों तरफ की ब्लडी मिस्ट थोड़ा शांत होती है, हमें उस व्हाइट स्टाफ के सामने एक लाल रंग का हाथ दिखाई दिया था जिसने स्टाफ का रास्ता रोक दिया होता है। ऑफिस से निकलने वाले इन फिगर्स को देख के मिस्ट्रेस की भी आवाज ट्रेम्बल हो जाती है। वो कहती है यैन क्लैन के सुप्रीम एल्डर रिइंकार्नेशन लेवल। अभी पूरे स्क्वायर की हवा पल भर में जम गई थी। एक ऐसा सफोकेटिंग प्रेशराइजिंग ऑरा फैलता है जिसकी वजह से धरती और आसमान रंग बदलने लगते हैं। बेसिकली यहाँ से एक वर्ल्ड क्लास बैटल की चिंगारी भड़क उठी थी। शूशाओ के बगल में खड़ा वो ग्रे हेयर्ड ओल्ड मैन जिसकी बाहें लाल रंग से चमक रही होती हैं, वो अपने सिर को घुमाता है उस ओल्ड वुमन की तरफ। वो बोलता है सच में बहुत समय हो गया। उसकी आंखों में बीस जैसी फाइट करने की टेंडेंसी साफ दिखाई देती है, जैसे उसे किसी चीज की परवाह ना हो, वो बस एक बैटल करना चाहता हो। शुजिंग और जियान एक दूसरे को देखते हैं, पूछते हैं कौन है ये। फिर इनका ध्यान जाता है शूशाओ के पीछे के खाली कॉफिन्स के ऊपर। इन्हें सच्चाई तुरंत ही रियलाइज हो जाती है। शुजिंग की मास्टर जिसका नाम होता है फैंग बनर, वो अपनी भौं से गोड़ के एक्सप्लेन करती ये है यैन क्लैन का सुप्रीम एल्डर। इसका नाम है येनिन और अपने टाइम पे पीक 8/2 की स्ट्रेंथ को रखता था। अनएक्सपेक्टेडली इसकी स्ट्रेंथ आगे बढ़ चुकी है। फिर वो शूशाओ से बोलती है लड़के, मैंने हन क्लैन के कई लोगों का सामना किया है और तू उनमें से सबसे ट्रिकी लोगों में से एक है। एक्चुअली में एंशिएंट टाइम में सोल पैलेस को कोशिशें करने के बाद भी शाओ क्लैन की मौजूदगी की वजह से अपना फन नहीं उठा पाता। बट अब शूशाओ की हरकतें साफ बता रही थी कि चीजें पहले से बिल्कुल बदल चुकी हैं। उस वॉर के बाद शाओ क्लैन को छोड़ के बाकी के एंशिएंट क्लैंस की पेट्रियार्की स्टैंड 7 से 8/2 थी। इनमें से बहुत रेयर लोग होते हैं जो रिइंकार्नेशन लेवल तक पहुंचे होते हैं। ज्यादातर 8/2 परफेक्शन बैठ के हुए थे। बेसिकली इस लेवल के लोगों को सुप्रीम एल्डर्स बना दिया जाता था जो छिप जाया करते थे अपने एंशिएंट क्लैन के फॉरवर्डन एरिया में। फिर जब क्लैन के ऊपर कोई बड़ा खतरा आता है तो अपनी आखिरी पावर का इस्तेमाल करके क्लैन को सेव कर सकते हैं। ये बेसिकली इस तरीके से स्ट्रेटेजिक पावर हाउसेस थे। दूसरी बात यह है कि इनका छिपना इसलिए जरूरी होता है क्योंकि दो कॉन्टिनेंट में पीक 8/2 या फिर इनकार्नेशन लेवल की बैटल्स ये पूरे प्लेन की बैलेंस को हिला सकती हैं, इसलिए इन्हें रिस्ट्रिक्ट किया गया था। वो बुड्ढा जिसका नाम येनिन होता है वो अपनी थकान से भरी आवाज में कहता है फैंग बनर, मैंने सोचा नहीं था कि 10,000 साल के बाद तुम इस लेवल पे पहुंच जाओगी। ये सुन के मिस्टर फैंग बनर हम्प करती हैं, आंखों में गुस्सा दिखाई देता है। वो कहती है ओल्ड येनिन, तुम्हारा इस ईड के नाम को पुकारने का हक नहीं है। लगता है वो येनिन भी जल्दी में नहीं था। वो कैजुअली उस सवाल को पूछ लेता है जिसकी वजह से जियान यहाँ पे आया था। वो कहता है मैं असल में जानना चाहता हूँ कि तुम शाओ क्लैन के गार्डियंस और शाओ क्लैन के बीच का रिश्ता ऐसे टूटा कैसे। ओल्ड फैंग बनर की आंखें कोल्ड हो जाती हैं। वो कहती है तुम फिर से मरना चाहते हो। बस 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 के साउंड सा स्पेस फ्लक्चुएट होता है। हाथ के इशारे से क्रशिंग फोर्स बढ़ जाती है यान यान की तरफ। इस ट्रेन के सामने हवा रुक जाती है और व्हाइट फ्रीज हो जाता है। बनने वाले स्पेस क्रैक्स में से कई आइस चेन्स बाहर आती हैं जो यान को चारों तरफ से घिरने लगी थी। इनका और रूह को जमा देने वाला होता है। वो बुड्ढा यान भी धाड़ के बोलता है मैं हमेशा से शाओ क्लैन के गार्डियन से भिड़ना चाह रहा था। अफसोस की बात है कि तब मेरी ताकत तुम सबकी आंखों में कुछ भी नहीं थी, लेकिन अब हालात बदल गए हैं और मैं तुम्हें बताऊंगा कि गार्डियन होने के बाद भी तुम हार सकते हो। आसमान में क्रैकल थम 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 के साउंड गूंजते हैं। इस हर एक आवाज के साथ वॉलेंट फ्लेम की शॉकवेव फैलती है। उस बुड्ढे को तुरंत ही ब्राउन फ्लेम्स ने घेर लिया था और पावर पहुंच जाती है बिल्कुल पीक पे। इस बुड्ढे की बॉडी से भी ऑरा बाहर आ रहा होता है, वो भी जेन्युइन रिइंकार्नेशन का था, ये कोई फेक नहीं होता है। मिस्टर फैंग बनर अपनी चिलिंग आवाज में कहती है ओल्ड मैन, भले तुम्हारी रिइंकार्नेशन मुझसे एक लेवल ऊपर हो लेकिन इसमें गहराई नहीं है। क्योंकि तुम यहाँ पे आए गए हो तो फिर हमेशा हमेशा के लिए यहीं रह जाओ। हालांकि इस बुड्ढे का ऑरा टेम्परेचर को राइज करने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन तभी फैंग बनर की स्ट्रेंथ की वजह से जगह किसी 10,000 साल पुरानी आइस केव की तरह लगती है। वो जैसे अपने हाथ को क्लेंच करती हैं, सुनाई देती हैं वो स्नैपिंग आवाजें। इस माउंटेन टॉप को एक बड़ा सा बैरियर ढक लेता है जैसे स्पेस बर्फ की तरह जम गया हो। जगह जगह पे वो आइस शार्ड्स दिखाई देते हैं जिनमें छिपी हुई थी वो एंशिएंट रिइंकार्नेशन की पावर। ये कई मोटे मोटे आइसिकल्स में बदल के शूट होने लगती है सीएनएन की बॉडी की तरफ। और सीन पहले वाला रिपीट होता है। ये आइसिकल्स उसकी बॉडी पे जहाँ पे टकराते थे वो हिस्सा जम के बिखर जाया करता था, लेकिन उस जगह पे एक धुआं अपीयर होता है जो फिर से उस बॉडी पार्ट को रीग्रो कर देता है। इस सीन को देख के जियान और शुजिंग दोनों के एक्सप्रेशन चेंज हो गए थे। दोनों मन ही मन में कहते हैं इम्पॉसिबल। ये समझ नहीं पा रहे थे कि शूशाओ की इमोर्टल बॉडी कैसे जादूगरी है। इसके सामने रिइंकार्नेशन लेवल की पावर भी काम नहीं कर रही है। यान क्लैन का सुप्रीम एल्डर येनिन, जिसकी पावर उस समय की यान क्लैन में टॉप 3 में गिनी जा रही थी, इस ऐसी जगह पे बिल्कुल नहीं रखा गया होगा जहाँ से चुराया आसानी से जा सके। फिर ये कैसे हुआ और इसकी बॉडी को इमोर्टलाइज कैसे किया गया। खासकर शूशा जो कि बस एक 8/2 था। अभी फैंग बनर के वो कोल्ड एक्सप्रेशंस बदल के सीरियस होने लगे थे। वो कहती है लगता है तुम लोग पहले से ही पूरी तैयारी करके आए हो। मिस्टर फैंग बनर की स्टैंड रिइंकार्नेशन के 3rd स्टेज पे होती है, बट जो 4th स्टेज की ट्रिब्यूलेशन को पार
करने की कोशिश कर रही थी। उनके हाथों में सफलता नहीं लगी। अभी मिस फैंग बानर की लाइफ काफी लंबी होती है, लेकिन स्टेबुलेशन की साइड इफेक्ट्स की वजह से ही उनकी अपीयरेंस एक ओल्ड वुमन जैसी हो गई है। वहीं पे अभी अपोनेंट बस रिइंकार्नेशन लेवल का नहीं है, बल्कि उसके पास एक इमोर्टल बॉडी है। मिस्टर फैंग बानर को भी मुश्किल में डाल देती है। उन्होंने ऐसी अजीब पावर के बारे में ग्रेट थाउजेंड वर्ल्ड में सुना नहीं होता है। खैर जियान चुपचाप से फोकस करता है शूशाओ के ऊपर। वो मन ही मन में कहता है लगता है कुछ गड़बड़ है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि शूशा और डार्क राइड कॉफिन्स के बीच में कोई कनेक्शन जरूर है। अभी शूशाओ के शरीर को एक हल्के से ब्लडी ग्लो ने ढक लिया था। उसके माथे पे एक एंशिएंट पैटर्न चमक रहा होता है। जैसे जैसे समय गुजरता है जियान महसूस करता है कि शूशाओ इन कॉफिन्स के साथ और भी गहराई से जुड़ता जा रहा है। खासकर शूशाओ के माथे का वो सिंबल, न जाने क्यों इसे देख के जियान की रगों में बहने वाले खून में एक अजीब ही गुस्से से भरा उबाल आ जाया करता था। या शूजिन जियान के एक्सप्रेशंस को देखती है। वो हल्की आवाज में कहती जियान जियान हु के साउंड के साथ गहरी सांस को छोड़ता है। अपनी सोल पावर को और भी फैलाते हुए बोलते ही सच में परेशानी है। वो जानता था फैंग बानर गार्डियन थी और उसे उनकी मदद करनी होगी, वरना शूशा उन्हें छोड़ने नहीं वाला था। खैर अब चाहे नया बदला हो या फिर पुराना, आज वो सबको साथ में निपटाएगा। स्क्वायर के बीचों बीच में ब्लैक स्टोन अब भी हवा में फ्लोट कर रहा था। अब इसको मिस्टीरियस और ऐसे लहरा रहा होता है जैसे वो बाहरी दुनिया के नजारे को देख के हंस रहा हो। उसे सब कुछ समझ में आ रहा हो। स्पेशली जो टेरिफाइंग सील फॉर्मेशन उसे ढक रही होती है, वो देखने में तो ट्रांसपेरेंट लगती है, लेकिन इसके अंदर ऐसी पावर समाई हुई थी जैसे चूह के इनकार्नेशन लेवल की पावर से भी राख में बदल जाए। इस फॉर्मेशन को खोलने के लिए मिस्टर फैंगवानर की गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है। वो शूजुइंग से एक मेंटल वॉइस में बोलती है तैयार हो जाओ। मैं येन क्लैन के उस येन फैंग जिसकी स्ट्रेंथ एक साथ दोशियान परफेक्शन की है, उसे बस 3 सेकंड्स तक ही रोक पाऊंगी, बाकी सब तुम्हें संभालना होगा। शूजिंग अपने दांतों क्लेंच करके बोलती है प्लीज। उसकी आवाज में दबाव साफ झलक रहा था, लेकिन इस समय और कोई रास्ता नहीं बचा होता है। वो जानती थी कि गार्डियंस की गिनती बहुत कम है और ज्यादातर हाई लेवल के एक्सपर्ट्स अभी भी रिट्रीट में है। अगर मिस्टर्स की यहाँ पे हार हो जाती है तो वो सब कुछ खो देगी। हाउएवर जब ये विचार उसके दिमाग में चल रहे होते हैं, कान में जाती जियान की आवाज जो कहता है कोई जरूरत नहीं है। उसकी नजरें शूजिंग की स्किन को ढकने वाली ब्लैक फ्लेम पे जाती है। ये फ्लेम इतनी अजीब थी कि जियान उसे पहचान नहीं पा रहा था और उसे इसमें से खिंचाव महसूस होता है। जियान कहता है तुम्हारी स्ट्रेंथ बस एक्स्ट्रा दोशियान पे है। इस फ्लेम को जोर जबरदस्ती इस्तेमाल करने पे तुम्हें बड़ा नुकसान होगा। मैं नहीं चाहता हूँ कि तुम बेकार में अपनी जान को गवाओ। ये सुन के शूजिंग की आंखें श्रिंक हो जाती हैं। वो कहती तुम। वो जियान की बात को सुन के गुस्से में आ गई थी। वो मन ही मन में सोचती लड़का इतना घमंडी कैसे हो सकता है। एक 8 साल दोशियान परफेक्शन के सामने भी ये कह रहा है कि उसे अकेला निपटा लेगा। उसके दांत उसके होठों को बाइट करते हैं। मन में सवाल ये था कि क्या मैंने इसे गलत समझा या बस एक जिद्दी लड़का है। क्या जियान टाइम वेस्ट नहीं करता है। वो कहता है तुम्हारे अंदर 2 होली फ्लेम्स हैं, लेकिन वो आपस में लड़ रही हैं। ब्लैक फ्लेम पूरी तरह से रिफाइन नहीं हुई। अगर तुम जो जबरदस्ती से इस्तेमाल करोगी तो खुद को ही चोट पहुंचाओगी। लेकिन समझो इस येनफेंग को हराना मेरे लिए मुश्किल नहीं है। उसके शब्द खत्म नहीं हो पाए थे तब तक जियान की बॉडी किसी घोस्ट की तरह शूशाओ की तरफ शूट हो गई थी और एकदम टेरिफाइंग होता है। शूशाओ जिसके माथे पे खून जैसी ब्लडी लाइंस दिखाई दे रही होती है, वो दांती म्यूज की बोलता है येनफेंग पकड़ो इसे। उसके बगल में खड़ा यांग क्लैन का दूसरा एल्डर जिसकी स्ट्रेंथ होती 8 स्टार दोशियान परफेक्शन की, वो कोल्ड आवाज में कहता है 7 स्टार दोशियान मिड स्टेज। और इतनी सारी होली फ्लेम्स, तुम शाओ क्लैन के लोगों में से वाकई एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, लेकिन तुम्हें अभी सामने नहीं आना चाहिए था। स्पेस में कई थम थम के साउंड गूंजते हैं। वो ब्राइट रेड फ्लेम धीरे धीरे एक बड़ी से मस्केट जैसे शेप को लेती हैं। इसे तुम एक पुरानी टाइप की राइफल समझ लो, जैसे जनरली अंग्रेज इस्तेमाल किया करते थे। इसका और इतना पहना होता है कि हवा कांप उठती है। लेकिन देखिए जन मुस्कुरा के बोलता है परफेक्शन। हाँ तुम भले स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम्हारे साथ खेलने के लिए मेरे पास कुछ और टॉयज भी है। उसकी हथेली पे चमकता है एक डार्क रून। अचानक से पीछे का स्पेस क्रैक 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 के साउंड के साथ फटने लगा था। दो हाथ ऐसे बीच में से और एक्सपेंड करते हैं। अब फिर होता है अंडरवर्ल्ड डार्क लॉर्ड। उसका शरीर इतना भयानक होता है कि उसने स्क्वायर के आधे हिस्से को ढक लिया था और दिल को दहला देने वाला होता है। इस सीन को देख के फैंग बानर और बाकी गार्डियंस दंग रह जाते हैं। ये कहते हैं डार्क क्रीचर। सबसे ज्यादा हैरानी हो रही थी मिस्टर फैंग बानर को। वो जानती थी कि डार्कनेस और अंडरवर्ल्ड में कितना बड़ा संबंध है। वहीं पे शाओ क्लैन अंडरवर्ल्ड से कैसे जुड़ा हुआ है। उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल उठते हैं। तभी बुड्ढा यानफेंग सामने की तरफ इशारा करता है। एक तेज बूम की आवाज से उस बंदूक में से लाल फ्लेम का गोला निकला था, जैसे कोई ज्वालामुखी फट गया हो। वो भी अटैक के साथ खुद भी जियान की तरफ शूट हो गया था। बट तभी डार्क अंडरवर्ल्ड लॉर्ड ने अपने कदम बढ़ाए थे, तो इसमें वुश बूम की आवाज के साथ कई फ्रैक्चर्स बन जाते हैं। फैलती हुई डार्कनेस से भरी रिपल्स जो यानफेंग और शूशा दोनों को पीछे ढकेल देती हैं। इधर जियान के शरीर को ढक लिया होता है एम्बर फ्लेम ने। फ्लेम मंत्र फुल स्पीड में सर्कुलेट होता है, जिसे उसको और आसमान छूने लगता है। वो बुड्ढा यानफेंग कोल्ड स्माइल के साथ बोलता है फ्लेम गन। वो इतनी जुश बूम 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 की आवाजें। उस बड़ी सी बंदूक में से हजारों लपटें निकली थी जो सीधे डार्क अंडरवर्ल्ड लॉर्ड से टकरा जाती हैं। उन हेवन शेकिंग फ्लक्चुएशन
वाइब्रेशंस की वजह से पूरा स्क्वायर कांप उठता है। जमीन रंबलिंग आवाजों के साथ फटती और सैकड़ों मीटर तक दरारें बन जाती हैं। वो बड़े बड़े पत्थर पाउडर में बदलने लगे थे। इस अटैक ने डार्क अंडरवर्ल्ड लॉर्ड को थोड़ी देर के लिए पीछे ढकेल दिया था, लेकिन तभी हम देखते हैं जियान की बॉडी की फ्लेम को लिक्विड फॉर्म लेते हुए। उसकी हथेली पे एक छोटा सा लोटस सीड चमका था। हाउएवर इस छोटी सी चीज में जो 5 रंगों का ऑरा निकल रहा होता है, उसकी वजह से स्क्वायर के ऊपर की सारी एनर्जी अचानक से शांत हो जाती है। तो इसमें रिप 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 की आवाज साथ बड़े बड़े फिशर्स बनते हैं। डार्क अंडरवर्ल्ड लॉर्ड और यानफेंग इस एनाहिलेशन से भरे ऑरे को सेंस करके अपने कदम पीछे ले लेता है। विशुजुन का थूक हलक में अटक गया था। उसे जियान के चेहरे पे पसीने के साथ साथ दिखाई देती है डिटर्मिनेशन। साथ में फील किया था उस लोटस का टेरिफाइंग हो रहा। अब उसका दिल कहता है कि ये आदमी सच में कर सकता है। वहीं पे मिस्टर फैंग वनर की बूढ़ी आंखों में शौक भर गया था। वो अपने मुंह को ढक के बोलती है टेक्निक। इसी मोमेंट में जियान का दिल बहुत तेजी से धड़का था। वो अपने पूरे शरीर की ताकत लगा के चिल्ला के बोलता है फॉल फॉर मी। दुनिया से सारे रंग उड़ने लगते हैं। वो बुद्ध रात संसरा लोटस सीधे यानफेंग को निशाना बनाता है। फिर एक बूम की आवाज के साथ ये पूरा स्क्वायर झन्ना गया था। जियान मनी मन में सोचता है कि अब मैं जानना चाहूंगा कि तुम्हारी इमोर्टल बॉडी मेरी होली फ्लेम्स के फ्यूजन के सामने कब तक टिक पाएगी। खैर जानना तो तुम्हारा भाई भी चाहता है, बट इसका राज हमें मालूम पड़ेगा नेक्स्ट पार्ट में। और चिंता करने की बात नहीं है, शूशा जो कि गले की हड्डी बन चुका है, अगले पार्ट में ये हो जाएगा खल्लास। हम उसमें जियान की अब तक की सबसे पावरफुल टेक्निक को देख रहे होंगे। बेसिकली अगला पार्ट इस एपिसोड का अपग्रेडेड वर्जन है, जिसके सीन्स बहुत ज्यादा इंटेंस होंगे। और हमें ये भी मालूम पड़ेगा कि सोल पैलेस आखिरकार सोल पैलेस क्यों नहीं है। बेसिकली ये फाइटिंग सीन्स खत्म होंगे और इस शाओ क्लैन के गार्डियन वाले आर्क का मामला थोड़ा शुरू हो जाएगा। बट डोंट वरी, कुछ ही बोरिंग नहीं होने वाला। बस हर एक एपिसोड में नए नए राजों को जान रहे होंगे। सो अगर आप उसे मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ऑन करके रखना, जिससे रिलीज होती हुई वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। ऑफ कोर्स जिनसे नेक्स्ट एपिसोड का इंतजार नहीं हो रहा है, वो बन सकते हैं हेल गार्डन की प्रीमियम कम्युनिटी का हिस्सा। मेंबरशिप को ज्वाइन करने से हम हर शाम को जो अर्ली एक्सेस एपिसोड रिलीज करते हैं, आप उसे एंजॉय कर पाओगे। वहीं पे जो रहना चाहते हैं हमेशा से 2 से 3 एपिसोड्स आगे, अपने लेवल्स को इमोर्टल एम्पर या उसी ऊपर अपग्रेड कर सकते हैं। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल के होम पेज सब्सक्राइब की साइड में मिलेगा। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। लेकिन उससे पहले फटाफट से वीडियो को लाइक करो और कमेंट्स में लिख के बताओ कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी है। मैं आपके कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ।